Hey guys, today we will learn section 90 of the Companies Act, that is register of significant beneficial owners। क्या करना है? रजिस्टर मेंटेन करना है। किसका मेंटेन करना है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को। अब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स होते कौन है, उसका डेफिनेशन खुद सेक्शन 90 ने ही दिया है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड इसका नोट्स मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी बाद में। सो इसका डेफिनेशन दिया है सेक्शन 90 में। क्या डेफिनेशन दिया है कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल एक्टिंग अलोन, टुगेदर और थ्रू, एवरी इंडिविजुअल एक्टिंग अलोन, टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन्स और टुगेदर और थ्रू ट्रस्ट। एवरी इंडिविजुअल एक्टिंग अलोन, टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन्स और ट्रस्ट, जिसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो फॉरेनर है इस डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स में उन लोग भी इंक्लूड होते हैं। अभी एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 25% और सच परसेंटेज आज भी प्रिस्क्राइब। कितना होल्ड करते हैं? 25%, मोर देन 25%। किस में? शेयर्स में। सो इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग मोर देन 25% और सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन द शेयर्स, और राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअल एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे, ये अलग कैटेगरी हो गया। अभी इसमें अब देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से वापस क्या कितना परसेंटेज? 25%। एवरी इंडिविजुअल, ये सब तो आएगा, हु एक्टिंग अलोन और थ्रू, ये सब तो आएगा। तो एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स मोर देन 25% इन शेयर्स, और right to exercise or actual exercising significant influence or control over the company. Significant influence or control over the company means who is actually take a majority decision का ये कंट्रोल करता है कंपनी के मैनेजमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं कि राइट टू एक्सरसाइज, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट कंट्रोल हम लोग इसको बोलते हैं। सो सिग्निफाइड बेनिफिशियल ओनर्स मीन्स every individual who is holding more than 25% in the shares, or right to exercise or actually exercising 25 right to exercise or actually exercising significant influence or control over the company. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के बारे में रूल्स क्या बोलता है वो हम लोग देखते हैं। तो कंपनीज रूल्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल अमेंडमेंट्स रूल्स 2019 क्या बोलता है हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बोलता है कि ये रूल क्या बोलता है, हु एवरी, वो डेफिनेशन तो वही सेम है, एवरी इंडिविजुअल हु इज़ एक्टिंग अलोन और टुगेदर, वो सब तो सेम है। तो डायरेक्टली वो ये देखते हैं हम लोग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हु इज़ डायरेक्टली मीन्स एवरी इंडिविजुअल हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स, मोर देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, और हु रिसीव्स मोर देन 10% ऑफ द डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन in FI, either directly, indirectly holding alone, or together with direct holding। मीन्स एवरी इंडिविजुअल कितना होल्ड करता है? मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स, मोर देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, मोर देन 10% ऑफ मीन्स हु रिसीव्स मोर देन 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड्स इन FI in a financial year through direct, indirect holding alone or together with direct holding। Now उसका और क्या डेफिनेशन दिया है कि हैज़ टू एक्सरसाइज, ये तो होल्ड करता है, और क्या? हैज़ टू एक्सरसाइज एक्चुअली एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन एनी मैनर अदर दैन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग अलोन। मतलब इनडायरेक्ट भी उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट भी आएगा, इनडायरेक्ट भी आएगा, दोनों को मिला के इफ़ ही हैज़ एनी कंट्रोल और सिग्निफिकेंस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देन उस बंदे को भी हम लोग सिग्निफिकेंट स्पेसिफाइड बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफाइड बेनिफिशियल ओनर हम लोग बोलेंगे। नाउ अभी तक हम लोग ने देखा था कि ये डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग, डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग हम लोग अभी तक हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग क्या होता है हम लोग देखते हैं। सो डायरेक्ट होल्डिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्ट शेयर होल्डिंग मीन्स नॉट मियर होल्डिंग, जिस होल्ड करना नहीं होता है कि मेरे पास शेयर्स है उसको मैंने होल्ड किया है, ऐसा नहीं होता है। उसका क्या होना चाहिए? हेल्ड हिज नेम इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल। मतलब अभी मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट अभी
किसी और का शेयर सर्टिफिकेट मैं होल्ड करूँ, मेरे हाथ में है, तो इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि मैं उस शेयर्स को होल्ड करूँ, डायरेक्ट होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा नाम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है होल्ड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल, और होल्ड्स रिक्वायर्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट, या तो फिर खुद के नाम से हो या तो फिर वो बेनिफिशियल ओनर, जो हम लोग देखा था ना सेक्शन 89 में, वो बेनिफिशियल ओनर हो। तो दो तरह के डायरेक्ट होल्डिंग हो सकते हैं, फर्स्ट है खुद के नाम का, दूसरा है बेनिफिशियल ओनर भी। ओनर बेनिफिशियल ओनर को भी हम लोग डायरेक्ट शेयर होल्डिंग बोल सकते हैं। नो इनडायरेक्ट शेयर होल्डर मीन्स, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग मीन्स व्हाट, शेयर होल्डर कौन होता है इसमें, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, एक HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये सब लोगों का हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। नाउ अब कंपनी के ऊपर ना एक ड्यूटी बनता है, क्या ड्यूटी बनता है कि हम लोग ने अभी तक क्या देखा था कि वो हम लोग ने इसमें देखा था, सेक्शन में देखा था मोर देन 25%, रूल में देखा था 10% शेयर होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, ऐसा हम लोगों ने सब देखा था। अब कंपनी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी इफ़ आइडेंटिफाइज एनी इंडिविजुअल एज SBO सिग्निफाइड बेनिफिशियल ओनर के, जैसे कंपनी ने किसी बंदे को क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई किया, तो कंपनी उस बंदे लोगों को नोटिस भेजेगी इन द फॉर्म BEN 4 कि कंपनी को लगता है, कंपनी हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट ही इज़ अ SBO, कंपनी को लगता है कि ये SBO है, सिग्निफाइड बेनिफिशियल ओनर है, देन कंपनी उस बंदे को नोटिस सेंड करेगी इन द फॉर्म BEN 4। या फिर कंपनी को नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ SBO, मतलब कंपनी को किसी डायरेक्टली नहीं पता चलता है, किसी और से किधर से भी पता चलता है कि वो SBO है, देन इनडायरेक्टली भी पता चला ना किसी और बंदे के थ्रू, तो भी उस बंदे को इनडायरेक्टली पता चला तो भी उस बंदे को कंपनी नोटिस सेंड करेगी। एंड पिछले 3 साल में फ्रॉम द नोटिस, पिछले 3 साल में ही इज़ SBO सिग्निफाइड बेनिफिशियल ओनर है, बट ही हैज़ नॉट रजिस्टर्ड SBO, SBO तो है बट उस बंदे ने एज एन SBO रजिस्टर नहीं किया है, तो उस बंदे को भी कंपनी नोटिस सेंड करेगी। तो किस किस को नोटिस सेंड करेगी कंपनी, BEN 4 फॉर्म में SBO को सेंड करेगी, या इनडायरेक्टली पता चलता है SBO है करके उस बंदे को भी सेंड करेगी, या पिछले 3 साल में SBO है लेकिन रजिस्टर नहीं किया एज एन SBO, तो उस बंदे को भी कंपनी नोटिस सेंड करेगी इन द फॉर्म BEN 4। नाउ company has to maintain register of beneficial owners in the form BEN 3, कौन सा फॉर्म नंबर, BEN 4, ये BEN 4 है और ये BEN 3 है। Now this register is always open for inspection for the reasonable time, inspection मतलब कंपनी में जा, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जाके बैठ के उस रजिस्टर को ओपन करके चेक कर सकते हैं, बट कौन से डे पे जाना चाहिए, वर्किंग डे पे जाना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब रीजनेबल टाइम देना चाहिए उस इंडिविजुअल को इंस्पेक्शन करने के लिए। अब रीजनेबल टाइम मीन्स व्हाट, मोर देन 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स तो उस बंदे को देना ही चाहिए कंपनी उसको इंस्पेक्शन के लिए। एंड अगर कोई भी बंदा कोई भी एक्सट्रैक्ट लेके जाना चाहता है, कोई प्रिंट आउट कोई कॉपी लेके जाना चाहता है, तो कंपनी लेके जा, तब कंपनी कैन गिव परमिशन, बट 50 पर पेज चार्ज करेगी कंपनी उस एक्सट्रैक्ट्स पे। नाउ विल सी कंपनी, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कंपनी BEN 4 फॉर्म में नोटिस सेंड करेगी SBO को, और जैसे किसी भी इनडायरेक्टली पता चलता है कि वो SBO है तो उस बंदे को कंपनी नोटिस सेंड करेगी, या पिछले 3 साल में SBO है बट नॉट रजिस्टर्ड एज एन SBO, तो उस बंदे को BEN फॉर्म में कंपनी BEN 4 फॉर्म में कंपनी नोटिस सेंड करेगी। नाउ कंपनी ने नोटिस तो सेंड किया, लेकिन उस बंदे ने जिसको नोटिस सेंड किया उस बंदे ने इफ़ दैट पर्सन फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन, पूरे इन्फॉर्मेशन कंपनी को नहीं देता है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग दैट नोटिस, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कंपनी को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वह नोटिस मिला बंदे लोगों को, तो नोटिस मिलने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उन लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर प्रोवाइड किया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कंपनी को लगता है कि दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इन दैट केस कंपनी विल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, कितने डेज के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस 30 डेज, 15 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस 30 डेज ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर, ये 30 डेज ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी
ट्रिब्यूनल को नोटिस फाइल करेगी, नोटिस भेजेगी, और नोटिस भेज के कंपनी क्या करेगी, एक ऑर्डर लेगी कंपनी। किस चीज़ को ऑर्डर लेगी कि ट्रिब्यूनल उनके जो मतलब जो इन्होंने ये मतलब नोटिस क्या बोलते पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या फिर जो इन्फॉर्मेशन लोग सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उन लोगों के अगेंस्ट कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाके एक ऑर्डर लेकर आती है। कैसे ऑर्डर लेके जाती है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, मतलब जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है ना, उन लोगों के शेयर्स का ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, ऐसा ऑर्डर लेके जाएगी। या फिर सस्पेंशन ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड, एक और दूसरा ऑर्डर क्या लेके आएगी कि उनके जो उनको डिविडेंड मिलता है ना, उनके ऊपर सस्पेंशन, मतलब उनको डिविडेंड मिलेगा नहीं जब तक उन लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तब तक। या फिर एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड के अलावा कोई और अदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उन लोग को मिलने वाला नहीं है। एंड सस्पेंशन एंड वोटिंग राइट्स, जितना भी शेयर्स उनके पास हेल्ड है मतलब जितने भी शेयर्स उन लोग होल्ड करते हैं उनके ऊपर, उनके वोटिंग राइट्स के ऊपर सस्पेंशन रहेगा। या फिर एनी अदर रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर कंपनी ये सब ऑर्डर्स लेके आएगी इन लोगों के अगेंस्ट। बट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन लोगों को, ये पर्सन्स को देगा। कौन लोगों को देगा, ये बंदे लोगों को दे देगा। अब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास तो किया है, पास करने के बाद अगर ये बंदे लोगों ने, दिस पर्सन्स, कौन ये बंदे लोग, इफ़ दिस पर्सन्स मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ये ऑर्डर के अगेंस्ट लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, तो ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर सॉर्ट आउट करेगा। सॉर्ट आउट करने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा। लेकिन उन लोगों ने एप्लीकेशन देने का टाइम कितना है पता है, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम, ये ऑर्डर पास करने से 1 ईयर का टाइम उन लोगों को दिया है, ये बंदे लोगों को दिया है 1 ईयर का टाइम। 1 ईयर के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को उन लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। 1 ईयर के बाद उन लोग एप्लीकेशन नहीं देंगे, उन लोग ने एप्लीकेशन नहीं दिया या फिर ये जो ऑर्डर पास किया है वो चलता ही जा रहा है, मतलब सब उनके राइट्स के ऊपर सस्पेंशन है, उनका डिविडेंड नहीं मिल रहा है, सब के अगेंस्ट लोग एक्शन नहीं ले रहे, या इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो 1 ईयर तक देखेगा। देखने के बाद ट्रिब्यूनल उनके पास जितने भी शेयर्स है वो ट्रांसफ़र करेगा, जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 5। नाउ इफ़ एनी पर्सन, जो भी बंदा इस सेक्शन को कॉन्ट्रावेन करता है तो उनको ये पनिशमेंट है। SBO, इफ़ SBO फेल्स टू मेक एन डिक्लेरेशन देन उनको ये पनिशमेंट है 50K, अब इट इज़ कंटिन्यूइंग देन 1000 पर डे विच मे एक्सटेंड्स टू 2 लाख। नाउ इफ़ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट्स टू मेंटेन रजिस्टर्ड देन उसके लिए 1 लाख पनिशमेंट, इफ़ कंटिन्यूइंग देन 5 लाख तक वो पनिशमेंट जा सकता है। एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट 25K, अगर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट है देन 200 पर डे विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख।